हेमंत सोरेन सरकार ने जो कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता 5,000-7,000 देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तो वहाँ पर जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो पीजी किए हुए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करीब 9,95,000 लोगों ने किया, यानी 10 लाख मान लेते युवा पीड़ित। समझ रहे, 10 लाख युवा पीड़ित बेरोजगार। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कार्मिक विभाग के आंकड़े हैं। जबकि ऐसा नहीं कि झारखंड में संसाधन नहीं है। यहाँ 40% खनिज होते हुए भी 42% लोग गरीबी है, गरीबी का दर्द झेल रहे हैं। आज हम सिमडेगा की धरती पे बैठे हुए हैं। इतना पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में गिनती आता है इनका, सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में गिनती आता है। क्यों? यहाँ तो जेएमएम का ही विधायक बन रहे हैं, लेकिन क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, समझने वाला विषय है। केवल और केवल यहाँ की जो सरकारें बनती है, केवल अपना झोली भरने का काम करती है, केवल अपना सत्ता में कैसे बने रहे इसका काम करती है, कैसे अपना परिवार का विकास कर सके इसलिए बनती है। आज कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है इसलिए हमें फंसाया जाता है। हमारा एक सवाल है कि जब जब चुनाव आते हैं, कई सारी पार्टियां आती हैं और एक नया पार्टी उभरते हुए अभी दिखाई दे रही है जेबीकेएसएस। और इससे पहले भी जब एक पार्टी नए रूप में खड़ा होता है तो लोगों के पास में एक चुनौती होता है कि उनसे वोट कलेक्ट करने के लिए। और ऐसे कई सारे प्रलोभन भी आते हैं, कई सारे वादे भी किए जाते हैं कि हम अमुक काम करेंगे, और जब चुनाव में जीत जाने के बाद में वो सारे कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, आपकी बातों से नकारा नहीं जा सकता है। 24 सालों के झारखंड में और 75 साल के भारत में लोगों ने यही देखा है, इसलिए नई पार्टियों पर विश्वास नहीं होता। आपका कहना गलत नहीं है। एक मीडिया बंधु होने से पहले आप एक आम जनता हैं, एक वोटर हैं, और आपने इस चीज़ को फेस किया है। लेकिन देखिए, आज हम लोग इसलिए ये भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि 3 सालों के दरमियान में हम लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों ने हमें खरीदने का कोशिश किया, हमें विभिन्न तरह के प्रलोभन दिए। यहाँ तक कि लोकसभा में बोला हमारी पार्टी से लड़िए, हम इतना करोड़ देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, आपको सांसद बना देंगे, बहुत सारे प्रलोभन दिए। लेकिन आज तक हम लोग जहाँ हैं वहीं डटे रहे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिन पार्टियों ने आज हमें 24 सालों से ठगा है, अगर उन पार्टियों में अगर हम शामिल हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर हमारे झारखंडियों का वही दशा रह जाएगा। अगर हमें बिकना रहता, अगर हमें वो चीज़ें करनी रहती तो हम चले गए होते आज तक शायद। और थोड़ा बहुत ऑफ़र नहीं था, करोड़ों की ऑफ़र थी, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। पर ऐसा नहीं है, हमारा नीति और सिद्धांत है, क्योंकि हम भी एक पीड़ित छात्र हैं, एक शोषित छात्र हैं। हमारा परिवार भी शोषित है, हम भी परिवार शोषित हैं। आप शोषित इसलिए हैं क्योंकि हम 2016 में एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए निकले। 18 के बाद आज तक झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं आया है। सोचने वाला विषय है। आज जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 10 साल हो गए, अभी तक नहीं हो पाया। जेपीएससी 5 सालों में एक बार होता है। जेटेट की एग्ज़ाम 6 सालों में अभी तक नहीं हो पाया। कोई भी एग्ज़ाम 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाता है। क्या इसी के लिए झारखंड बनाए थे? नहीं। झारखंड किस लिए बनाए थे कि कम से कम हर साल एग्ज़ाम हो, हर हाथ में नौकरी हो, हर हाथ में रोज़गार हो। हर हाथ में नौकरी नहीं हो तो हर हाथ में रोज़गार हो, इसके लिए झारखंड बनाए थे। आज झारखंड को अलग हुए 24 साल हुए, लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था को देखिए क्या स्थिति है। आज शिक्षा नीति कहता है, राष्ट्रीय पॉलिसी कहता है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। कहाँ से हमारा बच्चा पढ़ेगा? अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि अगर आगे बढ़ने के लिए कोई साधन है तो एक शिक्षा है। शिक्षा मात्र से ही आगे बढ़ सकता है। आज साउथ के स्टेट में चले जाइए आप, तो साउथ के स्टेट में आपको कोई गूगल का सीईओ मिलेगा, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ मिलेगा, लेकिन झारखंड का एक भी सीईओ बता दीजिए हमको। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता दीजिए, एक हमको अच्छा चीफ इंजीनियर बता दीजिए झारखंड का। नहीं मिलेगा। क्यों? झारखंड के बच्चों के पास 2 आँख है और वो साउथ वाले बच्चों के पास 4 आँख तो नहीं है, 2 ही आँख है, 2 ही कान है। तो जब समान है तो क्या है? कारण क्या है? कारण एक ही चीज़ है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हाई क्वालिटी की मिलती है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, झारखंड में नहीं मिलती है। जिस कारण से हमारे बच्चे सब चीज़ में होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। तो इस मिशन को लेकर हम लोग चले हैं कि हम लोग झारखंड के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे मिडिल की शिक्षा हो, चाहे हाई सेकेंडरी की शिक्षा हो। हम लोग एक अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि आज झारखंड को 24 साल अलग हुए, लेकिन झारखंड का स्थिति क्या है स्वास्थ्य का? आज हमारे बच्चे अगर मान लीजिए मलेरिया, बुखार, टाइफाइड तक होता है तो उसको इलाज कराने के लिए प्राइवेट में जाना पड़ता है। क्यों? सरकार सुविधा क्यों नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? आज झारखंड में 10,000 पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर 2 नर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। नर्स तो है ही नहीं, डॉक्टर तो है ही नहीं। इमीडिएटली अभी झारखंड में कम से कम 1 लाख डॉक्टर की ज़रूरत है, कम से कम इमीडिएटली 2 लाख टीचर की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें कब पूरा होगी? जो भी सरकार आती है केवल आश्वासन पे आश्वासन। ये सही बात है, आपकी बातें गलत नहीं है। ये मिशन लेकर हम लोग चले हैं कि हम लोग, जैसे हमारी मैनिफेस्टो में भी है और ये आंदोलन की लड़ाई जो हम लोग शुरू किए थे तब भी हम ये चीज़ें शामिल किए थे
कि हम बच्चों को ये देंगे, स्वास्थ्य में ये देंगे। उसके बाद रोज़गार की बात करते हैं। आज हमारा 2019 में बेरोज़गारी दर 12% थी, जो 2024 तक आते आते 18% हो गई है। 3.5 करोड़ आबादी का अगर 18% निकालते हैं तो 60 लाख लोग बेरोज़गार हैं। उसमें युवा पीढ़ी निकालते हैं तो 30 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार। चलिए 30 लाख अगर नहीं भी मानते हैं तो हेमंत सोरेन सरकार ने जो कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तो वहाँ पर जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो PhD किए हुए हैं, जो PG किए हुए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करीब 9,95,000 लोगों ने किया, यानी 10 लाख मान लेते युवा पीढ़ी। समझ रहे, 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कार्मिक विभाग के आंकड़े हैं। जबकि ऐसा नहीं कि झारखंड में संसाधन नहीं है। यहाँ 40% खनिज होते हुए भी 42% लोग गरीबी है, गरीबी का दंश झेल रहे हैं। आज हम सिमडेगा के धरती पे बैठे हुए हैं। इतना पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में गिनती आता है, इनका सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में गिनती आता है। क्यों? यहाँ तो JMM का ही विधायक बन रहे हैं, लेकिन क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, समझने वाला विषय है। केवल और केवल यहाँ की जो सरकारें बनती है, केवल अपना झोली भरने का काम करती है, केवल अपना सत्ता में कैसे बने रहें इसका काम करती है, कैसे अपना परिवार का विकास कर सके इसलिए बनती है। आज कहते हैं कि हम आदिवासियों के सरकार है इसलिए हमें फंसाया जाता है। चलिए हम कुछ हद तक मानते हैं कि आपको हो सकता है कि फंसे, लेकिन क्यों, कैसे आप आदिवासी का सरकार हो गए भाई? मतलब आपके पिताजी सांसद, आप विधायक, आप मुख्यमंत्री, आपके भाई विधायक और मंत्री, आपकी भाभी विधायक, आपकी पत्नी विधायक। क्यों? वहाँ कल्पना सोरेन की जगह और कोई सोरेन क्यों नहीं हो सकता था? आप पारिवारिक विकास कर रहे हैं, किसका विकास कर दिए? दूसरा सोरेन क्यों नहीं हो सकता था बताइए? कल्पना सोरेन को मान ले जाए आप बनाए विधायक, तो वहाँ दूसरा सोरेन बन सकता था कि नहीं? दूसरा सोरेन में टैलेंट था कि नहीं था? आदिवासी से ही बनाते, क्यों नहीं बनाए दूसरा को? ये आप किसी आदिवासी का विकास नहीं करा। आप आदिवासी का रट लगा रहे हैं। 4.5 साल सरकार को हो गए, आप आदिवासियों की सरकार है, यानी आपकी ही सरकार है। आदिवासियों का कितना ग्राफ ऊपर गया जरा बताइए तो? एजुकेशन में कितना ऊपर गया, स्वास्थ्य में कितना ऊपर आदिवासी गया, कितने आदिवासियों को आपने रोजगार दिया, जरा दिखाइए तो हमें आंकड़ा। केवल और केवल ये सरकार आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर केवल और केवल मूर्ख बना रही है। ये यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, खास करके आदिवासी भाइयों को समझना पड़ेगा। ये किसी का विकास करने वाले नहीं हैं, केवल अपना विकास करने वाले हैं। आज इनके नाम पर जो ज़मीनें जो लिखवाए अपने नाम पर, वो किनका ज़मीन था? किन्हीं आदिवासी भाई का था? किन्हीं आदिवासी भाई का छीन के अपने नाम पे किए कि नहीं? यानी किसी आदिवासी भाई को बेरोजगार, इनके पास तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज़मीनें क्यों लेने की ज़रूरत थी भाई? सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। बताइए ना, एक ही परिवार का 5 गो विधायक सांसद बने हुए हैं, तो 5 गो में आप एक चलिए विधायक रह जाते, चलिए आपके पिताजी आंदोलनकारी थे वो भी रह जाते, 3 तो किसी सोरेन का बनता था, किसी आदिवासी का हक बनता था। दे दिए क्या? नहीं दिए, केवल अपना परिवार के लोगों को बनाइए। और देखिए आने वाला समय में 2024 का चुनाव देखिएगा, हम भविष्यवाणी करके जाते हैं कि उसी के परिवार से उसके नाती पोते भी विधायक बनेंगे। ये किसी आदिवासियों का विकास करने के लिए नहीं आए हैं, केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए हैं। ये तो मैं केवल उसके खास परिवार की बात की है, उसके रिश्तेदारी नाते संबंधियों की तो बातें नहीं की हैं। उनके नातेदारी संबंधियों में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों में भरे पड़े हैं, केवल सेटिंग वेटिंग से गए हैं, वो विधायक बने हुए हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये केवल मूर्ख बनाने का काम करने जा रहा है। अगर सच्चे आदिवासी हितैषी हैं, सच्ची में मूलवासी हितैषी हैं, तो बताइए कि 4.5 साल का कार्यकाल में आपने झारखंड में कितना टीचर का वैकेंसी दिए, कितने आदिवासी क्षेत्रों में आपने टीचर का बहाली किया, जहाँ से आदिवासी बच्चे पढ़कर अच्छे BDO बन सकते थे, DC IAS IPS बन सकते थे। कितना आप किए? 2 लाख टीचर की वैकेंसी आप कितना फुलफिल किए, हमें बताइए। कितना आपने आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टर की व्यवस्था की है, जहाँ से आदिवासी भाई बहन हमारा इलाज अच्छे से करा सकते थे। आज आदिवासी भाई बहन अगर इलाज सही से नहीं हो पाता है तो उसको जाना पड़ता है वेलोर, मुंबई, टाटा में जाके इलाज कराना पड़ता है। वो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता था? आपने कितना हॉस्पिटल बनवाए, जरा हमें आंकड़ा दीजिए तो। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज आपने 4.5 सालों में खोल दिया है आदिवासी क्षेत्रों में? आप आदिवासी की बात करते हैं, आप मूलवासी की बात करते हैं। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया 5 सालों में? आंकड़ा दीजिए तो। 15,000 मात्र सरकारी नौकरी का 5 लाख का वादा कराए थे। आज ये पूरा रघुवर दास कार्यकाल के, यानी BJP कार्यकाल के मिला के और अपना कार्यकाल के मिला के मात्र 15,000 सरकारी नौकरी दे पाए हैं, और 5 लाख का वादा करके आए थे। आप ही का वादा है ना कि हम आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, हम आएंगे तो लोगों को 5,000 रोजगार देंगे, हम आएंगे तो नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे तो लोगों को 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम आएंगे तो 2,000 चूल्हा खर्चा देंगे। आप ही का वादा था ना, आप ही का मैनिफेस्टो था ना। हम आएंगे तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 75% रोजगार देंगे।
और जो स्थानीय ठेकेदार है उसको महत्व देंगे और 25 करोड़ का ठेकेदारी उनको देंगे। क्या इन सारे वादे जितना हमने गिना दिया, ऐसे तो 56 से 60 वादे आपके मैनिफेस्टो में हैं, हम तो 7 ही गिनाए, क्या 7 में एक भी पूरा हुआ? क्या 1932 का खतियान लागू हुआ? आप अपने से पूछिएगा। क्या नियोजन नीति लागू हुआ? क्या 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता मिल गया? क्या 5 लाख नौकरी मिल गया? मिला क्या? 2,000 चूल्हा खर्च मिल गया क्या? जब कुछ नहीं मिला तो आप कैसे कहते हैं कि हम आदिवासी मूलवासी की सरकार है? केवल बुड़बक बनाने के लिए, केवल मूर्ख बनाने के लिए। अब झारखंड की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये लोग केवल अपना विकास करते हैं, अपना परिवार का विकास करते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता है, आदिवासी से इनको कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब तब है जब ये फंस जाएंगे। जब ये फंस जाएंगे तो रोने लगेंगे कि हम आदिवासी का बेटा हैं इसलिए हमें फंसाया जा रहा है। अगर आदिवासी के सही में आप हितैषी हैं, आदिवासी का सही में बेटा हैं, तो आप बताइए कितना आदिवासियों का विकास किए हैं? ये हमको पैमाना दीजिए, ये हमको ग्राफ दीजिए। आज आदिवासी दिनों दिन गर्त पे चला जा रहा है, दिनों दिन भुखमरी का दंश झेल रहा है, दिनों दिन उनके बहू बेटियों को बाहर जाकर राज्यों में बेचा जा रहा है, वेश्यावृत्ति कराया जा रहा है, रेजा कुली करवाया जा रहा है। आप कहाँ विकास कर दिए भाई? आप चले जाइए रांची स्टेशन, आप चले जाइए हटिया स्टेशन, आप चले जाइए एयरपोर्ट, आप वहाँ करो, आपको पर दिन आपको संख्यों के संख्यों में, सैकड़ों में, हज़ारों में हमारी बच्चियाँ पलायन करते हुए दिखेंगे, हमारे बच्चे पलायन करते हुए दिखाएंगे, आदिवासी मूलवासी के बच्चे पलायन करते हुए दिखेंगे। और आप रोजगार दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन किसको? बाहरियों को। आप पीजीटी का वैकेंसी लिए ना, उसमें 70 से 75% तो बाहर के लोगों को भर दिए। आप कहते हैं आदिवासी मूलवासी का बेटा है। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नियुक्ति लिए ना, 113 पोस्ट में 72 के बाहर के लोगों को भेज दिए। आप वहाँ आदिवासी मूलवासी को नौकरी क्यों नहीं दिए? और आप जानते हुए भी आप उसको हटाएं क्यों नहीं? जेपीएससी का नियुक्ति लिए ना, जेपीएससी में 60% बाहर के लोगों को नौकरी दे दिए। हमारा रोजगार छीन के आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा यहाँ के आदिवासियों को भी और मूलवासियों को भी। जोहार, आप सबों को एक आवश्यक सूचना है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आने टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी सिमडेगा के धरती पर 20 अगस्त 2024 को समय 11 बजे अल्बर्ट एक्का मैदान में एक बदलाव महासंकल्प सभा करने जा रही है, जिसमें झारखंडियों को उसका हक अधिकार क्या है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति और तमाम नीतियों की जो लड़ाई लेकर हम लोग चले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर से जो लड़ाई शुरू हुआ था, आज दक्षिणी छोटा नागपुर के सिमडेगा तक के क्षेत्रों में प्रवेश करने जा रही है। तो अधिक से अधिक सिमडेगा वासियों से निवेदन रहेगा, विनती रहेगा, नेहर रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में अल्बर्ट एक्का मैदान में जुटने का प्रयास करें और अपना हक अधिकार, आपका हक अधिकार किस तरह से छीना जा रहा है और बाहरियों के हाथों में दिया जा रहा है, बाहरी लोग किस तरह से झारखंड में आके अतिक्रमण कर रहे हैं हमारी नौकरियों में, हमारी रोजगार में, हमारे हक अधिकार में, उसको जानने का, समझने का प्रयास करें। अतः सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में अल्बर्ट एक्का मैदान में दिनांक 20 अगस्त 2024 को समय 11 बजे पहुंचने का प्रयास करें, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टाइगर जयराम महतो यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और उनके साथी भी साथ में रहेंगे और यहाँ के स्थानीय लोग भी रहेंगे। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।